गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, एशिया से संबंधित अपना बीए पार्ट थर्ड में विश्व का प्रादेशिक भूगोल जैसा कि अपन पढ़ रहे थे, उसमें अपना टॉपिक हो चुका है एशिया की भौगोलिक स्थिति या उसका विस्तार बोल सकते हैं कि उसके बाद अपन बात करते हैं एशिया महाद्वीप के भौगोलिक प्रदेशों की। उसके बाद चर्चा करते हैं अपन आपके एशिया का अपवाह तंत्र। एशिया के अपवाह तंत्र को भी 5 हिस्सों में बांटा गया, उसकी चर्चा अपन ने कर ली। आज अपना नया टॉपिक है एशिया की जलवायु। एशिया की जलवायु। देखो, एशिया की जलवायु के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ कि एशिया महाद्वीप है। ऐसे देखा जाए तो विश्व में आपके 7 महाद्वीप हैं, लेकिन 7 महाद्वीप में एशिया आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है माना गया है, या एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके अंदर आपकी जनसंख्या है वो भी सबसे ज्यादा निवास करती है। जैसे चीन पहले नंबर पे आता है विश्व में, दूसरे स्थान पे आपका भारत आता है जनसंख्या की दृष्टि से, और आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भी आपका क्या है, एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है माना जाता है। उसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर, तो एशिया महाद्वीप के अंदर अनेक प्रकार की विषमताएं जो मिलती हैं वो क्या है, किस रूप के अंदर मिलती हैं, विषमताएं या भिन्नताएं हैं वो मिलती हैं। यानी कि एक तरफ अगर देखा जाए आपका पाकिस्तान का जैकोबाबाद इसमें क्या है आपका जलवायु के अनुसार देखा जाए तो तापमान है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे ही आपका उत्तरी क्षेत्र के अंदर बर्फोयानस, वहां पे आप क्या है, बर्फ जमी रहती है, ठंडा अधिक है। यानी कि विषमताएं हैं वो अनेक रूपों के अंदर देखने को मिलती हैं। कि अगर जैकोबाबाद क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो आपका क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म स्थान या सबसे गर्म है आपका जैकोबाबाद जो गर्म क्षेत्र है। उसके बाद अगर ठंड की अगर बात करते हैं तो बर्फोयासक क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड है देखने को मिलती है। तापमान की अगर इसमें बात करते हैं तो आपका तापमान लगभग किस क्षेत्र के अंदर, तापमान 50 डिग्री -50 डिग्री तक यहाँ पे हिमांक बिंदु है पहुंच जाता है। -50 डिग्री सेल्सियस तापमान है पहुंच जाता है, हिमांक बिंदु के नीचे चला जाता है। और यहाँ पे अगर तापमान देखें जैकोबाबाद के अंदर तो यहाँ पे क्या है, लगभग आपका क्या है, तापमान है अधिक देखने को मिलता है, जो आपका क्या है, एशिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर देखने को मिलता है। तो अधिक तापमान है यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिलता है। कौन से क्षेत्रों में, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। और ऐसे ही आपका क्या है, उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र के अंदर आपका -50 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो पहुंच जाता है। तो इस आधार पे क्या है, जलवायु के अंदर अनेक प्रकार की विषमताएं देखने को मिलती हैं। जलवायु की यह विषमता वर्षा के वितरण में भी क्या है, पाई जाती है। जैसे वर्षा के वितरण की अगर बात करते हैं तो दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर क्या है, आपके एशिया का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर आपका आ जाता है, जैसे भारत है, कंबोडिया, वियतनाम है, और इधर की साइड में आपका चीन है, जापान है, ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र आ जाते हैं। और इसी के विपरीत अगर बात करते हैं
तो आपका कौन सा क्षेत्र आ जाता है? इसके विपरीत वाले क्षेत्रों के अंदर अगर अपन बात करते हैं कम वर्षा की, तो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है वो आपका क्या है? कम वर्षा वाला क्षेत्र या शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो दो हिस्सों के अंदर आप जलवायु की विषमताएं हैं देखने को मिलती हैं। जैसे आपके बात करें दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की, तो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा है लगभग आपकी क्या है, कितने प्रतिशत, कितने सेंटीमीटर? दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं, दक्षिणी पश्चिमी भाग में न्यून वर्षा 25 सेंटीमीटर, और इसके विपरीत अगर बात करते हैं तो दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा आपकी कितनी? 1100 सेंटीमीटर के लगभग, जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा है आपके भारत में मौसिनराम क्षेत्र में मिलती है। यानी कि आपकी जलवायु के अंदर विभिन्नता देखने के साथ साथ आपकी क्या है, वर्षा के अंदर भी क्या है, विभिन्नता देखने को मिलती है। एशिया के क्षेत्र की अगर बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर, तो न्यून वर्षा है आपकी कितनी? 25 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। और ऐसे ही आपके दक्षिणी पूर्वी भाग की अगर बात करते हैं तो 1100 सेंटीमीटर के लगभग आपके बरसात होती है, और आपकी 1100 सेंटीमीटर के लगभग बरसात है वो देखने को मिलती है। और इसी क्षेत्र आपकी क्या है, औसतन ये है औसत की, सामान्य औसत भारत का सामान्य औसत वर्षा, सामान्य औसत वर्षा, ये भी क्या है? औसत सामान्य औसत वर्षा, ठीक है। सामान्य औसत वर्षा का वितरण है वो मैंने नॉर्मली आप लोगों को बताया है कि वर्षा का जो वितरण है वो क्या है आपका दो रूपों के अंदर दिखाई देता है। दक्षिणी एशिया के दक्षिणी भाग की अरब के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है आपका 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ भी क्या है आपके 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा है देखने को मिलती है। और ऐसे ही इसके पूर्वी भागों की, जैसे भारत का जो पूर्वी भाग है मेघालय वाला जो क्षेत्र है, मेघालय के अंदर आपका मौसिनराम जो क्षेत्र है वहां पे आपकी कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? 1100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा है वो देखने को मिलती है। और इसकी सामान्य की बात करते हैं तो 250 सेंटीमीटर वर्षा है वो लगभग सामान्य औसतन रूप से देखने को मिलती है। और 1100 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो आपके किस क्षेत्र में? आपके मौसिनराम क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपकी जलवायु की विषमता वर्षा के वितरण को भी क्या है प्रभावित करती है। तो इस तरीके से हर क्षेत्र के अंदर आपकी क्या है जलवायु की विभिन्नता देखने के कारण आपकी वर्षा के अंदर भी वितरण है वो अलग अलग रूप में दिखाई देता है। तो इस तरीके से एशिया महाद्वीप की जलवायु की विषमता एशिया महाद्वीप की जलवायु की विषमता के मिलने के दो कारण हैं। ये जो विषमता है वो किस रूप में मिलती है? एक तो क्या है, दो कारण इसके माने गए हैं। पहला तो एशिया महाद्वीप की विशालता और दूसरी एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में ऊंची उठी पर्वत श्रेणियां। तो देखो एशिया महाद्वीप में जलवायु
जलवायु विषमता के मुख्य दो कारण सामने आते हैं। पहला है एशिया महाद्वीप की विशालता। दूसरा, एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में ऊंची उठी पर्वत श्रेणियां। दो भागों के रूप में क्या है, विषमता है, देखने को मिलती है। विषमता के दो कारण है, जलवायु की विषमता के दो कारण माने गए हैं। पहला तो क्या है, एशिया महाद्वीप की विशालता, यानी कि एशिया महाद्वीप का जो रूप है, आकार है, वो काफी बड़ा होने की वजह से। दूसरा क्या है, एशिया महाद्वीप के मध्य ऊंची उठी पर्वत श्रेणियों के द्वारा भी क्या है, आपकी जलवायु के अंदर विभिन्नता देखने को मिलती है। किस रूप में, देखो, एशिया में तापांतर अधिक होने के कारण, या कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप है वो क्या है आपका, एशिया इस भाग के अंदर जलवायु की जो विभिन्नता है वो क्या है, आपकी महाद्वीपीय मानी गई है, महाद्वीपीय क्षेत्र माना गया है। दूसरा, इसके अंदर, इस भाग के अंदर क्या है, तापांतर है वो अधिक पाया जाता है। दिन के अंदर क्या हो जाता है, तापमान अधिक बढ़ जाता है, और रात्रि के समय क्या होता है, तापमान है वो घट जाता है। ऐसे ही क्या होता है, गर्मी के दिनों के अंदर क्या होता है, तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, और सर्दी की ऋतु के अंदर तापमान क्या होता है, घट जाता है या गिर जाता है, और साथ में क्या हो जाती है, बर्फ है वो जमा हो जाती है। इस तरीके से सर्दी और गर्मी की दशाओं में अत्यधिक अंतर देखने को मिलता है। तो इस कारण, ये जो विशालता का जो कारण है, इस क्षेत्र के अंदर क्या है आपका, ये जो एशिया है वो क्या है, एक महाद्वीपीय क्षेत्र है। महाद्वीपीय क्षेत्र के अंदर इसको माना गया है, आपका स्थलीय भाग के रूप में इसे माना गया है। इसके कारण क्या है, आपके जो सर्दी के दिन होते हैं उसमें तो तापमान क्या हो जाता है, गिर जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण बर्फ जम जाती है। दूसरा क्या है आपका, गर्मी की जब ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु जब आती है, तो तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और तापमान आपका क्या है, बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, जो ताप है वो दिन के समय तो अधिक रहता है, और रात्रि के समय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक एशिया महाद्वीप की विशालता का कारण रहा है। दूसरा क्या है, एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में ऊंची उठी पर्वत श्रेणियां। जैसे ही मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया था एशिया महाद्वीप की भू आकृतिक प्रदेश, तो भू आकृतिक प्रदेश के अंदर एक आपका स्थल भाग था जिसमें आपकी क्या है, जो मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम जो बताया था, उसके अंदर आपकी बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं देखने को मिली थी, जिसमें पामीर की घाट से निकलने वाली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, कुलनुल पर्वत श्रेणियां है, किरथर पर्वत श्रेणियां है, अल्ताइन पर्वत श्रेणियां है, जो आपकी उसी के साथ साथ जैसे आपकी अराकानयोमा पर्वत श्रेणियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, गोरा है, खासी है, जयंती है, ये जो बहुत सारी आपकी पर्वत श्रेणियां हैं, तो इनके द्वारा क्या होता है, इस भाग के अंदर आपकी ये पर्वत श्रेणियां हैं, आपकी उच्च और विशाल पर्वत श्रेणियों का प्रभाव भी एशिया महाद्वीप की जलवायु के ऊपर
पड़ता है। किस रूप में? ये क्या है, पर्वत श्रेणियां महाद्वीप के को दो भागों के अंदर बांट देती हैं। उत्तर का भाग उत्तरी और दक्षिण का भाग दक्षिणी एशिया कहलाता है। उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग के अंदर आपका उत्तरी पश्चिमी भाग आता है और दक्षिण के अंदर आपका दक्षिणी पूर्वी भाग इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो इस क्षेत्र के अंदर आपका उत्तरी पश्चिमी भाग है, ये तो क्या रहता है, शुष्क रहता है, और दक्षिणी पूर्वी भाग है उसके अंदर आपकी नमी पाई जाती है। इसका कारण क्या है, आपका दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर आपका क्या है, पूर्वी क्षेत्र में प्रशांत महासागर लगता है और दक्षिणी क्षेत्र में आपका हिंद महासागर लगता है, जिसके कारण दक्षिणी पूर्वी भाग क्या रहता है, नम रहता है और आपका उत्तरी और पश्चिमी भाग क्या रहता है, आपका ये शुष्क रहता है। दूसरी इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, आपकी ये विशाल श्रेणियां हैं हिंद और प्रशांत महासागर की ओर से आने वाली जल से भरी हवाओं को उत्तर की ओर जाने से क्या है, रोक देती है, जिसके फलस्वरूप एशिया का मध्य और उत्तरी भाग वर्षा से वंचित रह जाता है। क्या करती हैं, जो हिंद और प्रशांत महासागर से आने वाली जल से भरी हवाओं को उत्तर की ओर क्या है, जाने से रोक देती हैं। कौन? पर्वत श्रेणियां, जिसके कारण एशिया का मध्य और उत्तरी भाग वर्षा से क्या रह जाता है, वंचित रह जाता है। इसलिए यह अत्यंत शुष्क भाग कहलाता है और उच्च पर्वत श्रेणियों को विशाल पर्वतीय बाधाओं के रूप में भी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। दूसरी अगर बात करते हैं, एशिया की यह मानसूनी हवा एक विशाल पर्वत श्रेणी से टकराकर एशिया के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा करती है। इस प्रकार एशिया के अंदर आपका संसार की सबसे अधिक वर्षा है वो होती है। कौन सी हवाएं? एशिया के अंदर आपकी मानसून के आधार पे मानसूनी हवाएं चलती हैं जो विशाल पर्वतीय श्रेणी से टकरा जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग के अंदर वर्षा अधिक होती है। उसके बाद जलवायु की अगर अपन चर्चा करते हैं तो एशिया में वर्ष भर क्या है, जलवायु संबंधी दशाएं हैं वो एक जैसी नहीं मिलती हैं। कभी तो क्या है, आपकी जलवायु दशाओं की अगर बात करते हैं तो तापमान है बढ़ जाता है, जैसे ही आपका सूर्य है, जैसे मान लो ये आपका सूर्य है और सूर्य जब कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, ये आपका सूर्य है, जैसे ये आपका सूर्य है और ये आपका कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा। अब एशिया है लगभग कौन से गोलार्ध के अंदर आता है, आपका उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ही आता है। तो उत्तरी गोलार्ध की एशिया की अगर अपन बात करते हैं तो सूर्य जब कर्क रेखा के ऊपर चमकता है तो आपकी कौन सी ऋतु स्टार्ट हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु, यानी कि ग्रीष्म ऋतु आपकी ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या हो जाता है, तापमान है वो अधिक बढ़ जाता है और जैसे जैसे सूर्य फिर वापस क्या है, मकर रेखा से होता हुआ भूमध्य रेखा से होता हुआ कर्क रेखा की ओर जाता है तो आपका एशिया महाद्वीप में क्या होने लग जाती है, शीत ऋतु का प्रभाव है वो शुरू हो जाता है। अगर अपन वर्षा ऋतु की बात करते हैं, ग्रीष्म काल के अंदर आपकी देखो जलवायु के आधार पे क्या है, ऋतु है वो आपकी दो दशाओं के अंदर देखने को मिलती है। एशिया की जलवायु की अगर अपन बात करते हैं तो एशिया के अंदर दो ऋतुएं हैं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी है वो दो ऋतुएं, देखो एशिया में जलवायु के अध्ययन के आधार पर
पर ऋतुओं को दो भागों में बांटा गया है। कौन सी? एक तो ग्रीष्म ऋतु और दूसरी है आपकी शीत ऋतु। किसकी जलवायु के आधार पे? आपकी एशिया की जलवायु के अध्ययन के आधार पे क्या है, दो ऋतुओं के अंदर बांटा गया है। अब दो ऋतुओं में अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु की दशाएं हैं, ग्रीष्म ऋतु है वो किस प्रकार से आती है, या ग्रीष्म ऋतु के अंदर कौन कौन सी दशाएं हैं वो रहती है। तो सबसे पहले अपन ग्रीष्म ऋतु है वो पढ़ेंगे, ग्रीष्म ऋतु की दशाएं। ग्रीष्म ऋतु की दशाएं पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु है वो क्या है, आपकी कब शुरू होती है। एशिया महाद्वीप के अंदर लगभग अगर देखा जाए तो आपकी अप्रैल के माह में क्या हो जाता है, गर्मी की ऋतु है वो शुरू हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु है वो शुरू हो जाती है। यानी कि जो आपका सूर्य है वो कहाँ चमकता है, कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, जिसके कारण क्या होता है, जब अप्रैल माह में प्रारंभ होता है और मार्च के बाद सूर्य की किरणें किसके ऊपर लंबवत होती हैं, आपकी कर्क रेखा के ऊपर लंबवत होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, एशिया महाद्वीप के अंदर तापमान है वो बढ़ जाता है। कब से शुरू होती है, अप्रैल माह से शुरू होती है, जिसके कारण जैसे ही सूर्य क्या होगा, आपका कर्क रेखा के ऊपर चमकेगा। पहले तो मैं आपकी दशाएं बता देती हूँ। सबसे पहले कौन कौन सी दशाएं विद्यमान होंगी, तापमान, दूसरा वायुदाब, तीसरा वायुदाब, वायु की दिशा, वायु की दशाएं, और उसके बाद आपकी आ जाएगी वर्षा एवं ग्रीष्मकालीन मानसून। वह ग्रीष्मकालीन मानसून। अब देखो सबसे पहले अपन ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापमान को उठाते हैं। तो सूर्य क्या है आपका, जब जैसे मान लो ये आपकी सूर्य किसके ऊपर चमक रहा है, कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकेगा तो तापमान कैसा होगा, अधिक होगा। ठीक है, वायुदाब तापमान, अधिक तापमान, वायुदाब कैसा होगा, न्यून या कम, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। ठीक है, देखो जब क्या होता है कि तापमान, सूर्य जब कर्क रेखा के ऊपर चमक रहा है और कर्क रेखा के आसपास ही आपका क्या है, एशिया महाद्वीप है। भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अगर अपन जाते हैं तो आपका जो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है वो 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में भी लगता है। तो अधिकतर जो पार्ट है आपका एशिया महाद्वीप का वो किस में आता है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर ही आता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है तो कर्क रेखा के ऊपर जब चमकेगा तो तापमान क्या होगा, अधिक प्राप्त होगा या नहीं होगा, अधिक प्राप्त होगा। और उत्तरी ध्रुवीय के ऊपर क्या है, वर्ष भर अधिकतर क्या होती है, आपकी बर्फ जमी रहती है, बर्फ से ढका हुआ होता है। तो इस ऋतु के अंदर तापमान कितना होता है उसका, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त होता है। 26 डिग्री सेल्सियस की तापमान रेखा एशिया के मध्य भाग से गुजरती है। एशिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग अत्यंत गर्म हो जाता है और इस सामान्य तापमान कितना हो जाता है आपका, 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।
अरब का मध्य भाग, इराक का मध्य भाग और भारत का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, पाकिस्तान का पूर्वी भाग अत्यंत क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और तापमान कितना पहुंच जाता है, 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। देखो, जब सूर्य क्या होगा, कर्क रेखा के ऊपर चमकेगा तो आपका उत्तरी ध्रुव के अंदर आपकी जो साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है, जहां पे आपका क्या होता है, जो हमेशा क्या होती है, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र माना जाता है। तो बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र माने जाने के कारण उसी के साथ साथ इसके एशिया के अंदर आपका जो अरब प्रायद्वीप है और इराक का जो क्षेत्र है, उसी के साथ साथ भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, ये क्या हो जाते हैं, अधिक ताप है, अत्यधिक गर्म हो जाते हैं और तापमान लगभग कितना पहुंच जाता है आपका, 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और अधिक तापमान की अगर बात करते हैं तो आपका पाकिस्तान के अंदर स्थित, मैंने शुरुआत में बताया पाकिस्तान का जैकोबाद के अंदर क्या हो जाता है, तापमान सबसे अधिक क्या किया जाता है, नोट किया जाता है और कितना तक पहुंच जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। किसके कारण हो रहा है, सूर्य के सीधा चमकने के कारण क्या हो जाता है, उत्तरी भाग का जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, आपका गर्म हो जाता है, जिसमें आपका क्या होता है, इराक का मध्य भाग, पश्चिमी भाग भारत का और उसी के साथ मरुस्थलीय भाग के साथ साथ आपका पाकिस्तान का पार्ट, पाकिस्तान का पूर्वी भाग, और इससे क्या हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है और लगभग तापमान है कहां तक पहुंच जाता है, 50 डिग्री के ऊपर भी पहुंच जाता है। औसतन अगर एशिया महाद्वीप के तापमान की बात करते हैं तो कितना पहुंच जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब क्या है, इन क्षेत्रों के अंदर अगर तापमान आपका क्या हुआ है, अधिक हुआ है, अधिक तापमान था, तो वायु दाब यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, लो प्रेशर होगा। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्रों में तापमान, आपका भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, पाकिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और मध्य ईरान का क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंदर क्या हो जाएगा, तापमान तो अधिक होगा और वायु दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। उसके बाद स्थिति देखते हैं। देखो, सबसे पहले तापमान की दशाएं हैं वो बता देती हूं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा पर है कब, अप्रैल, चमकता है अप्रैल माह तक। तो एशिया में अरब, इराक का मध्य भाग, भारत का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, पाकिस्तान का पूर्वी भाग में तापमान अधिक 50 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है और वायु दाब कम रहता है। ये तो क्या है, तापमान की स्थिति रहती है किस क्षेत्र के अंदर,
ग्रीष्म ऋतु की दशाओं के अंदर तापमान तो बढ़ जाता है और वायु दाब क्या होता है, कम रहता है, और तापमान के आधार पे क्या हो जाता है, बढ़कर आपका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं वायु दाब की, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बात करते हैं वायु दाब की। अब इन क्षेत्रों के अंदर तो क्या हो गया, आपका वायु दाब क्या हो गया, लो हो गया, कम हो गया। वायु दाब क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होते ही एशिया महाद्वीप में तापमान बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एशिया महाद्वीप के मध्य एशिया में उच्च तापमान क्षेत्र धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, निम्न क्षेत्र में परिवर्तित होने लग जाता है। जून के माह में जब एशिया महाद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी भाग अत्यधिक गर्मी के कारण भीषण गर्मी प्राप्त करता है, इस क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली निम्न वायु दाब के क्षेत्र स्थापित हो जाते हैं और निम्न दाब का अधिक प्रभाव पंजाब के अंदर देखने को मिलता है और हिंद महासागर, ठीक इसी समय एशिया के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर पर उच्च वायु दाब स्थापित हो जाता है, जो आपके एशिया के उत्तरी भाग में स्थित आर्कटिक महासागर पर उच्च वायु दाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है। देखो, वायु दाब और आपका तापमान हमेशा क्या होते हैं, विपरीत चलते हैं। जहां पे तापमान अधिक होगा वहां पे वायु दाब कम होगा, जहां पे वायु दाब अधिक होगा वहां पे तापमान आपका कम होगा। तो बात कर लेते हैं वायु दाब की। एशिया महाद्वीप एशिया महाद्वीप में जब तापमान उच्च क्षेत्र पाकिस्तान, भारत, जब तापमान उच्च क्षेत्र भारत पाकिस्तान में तापमान उच्च क्षेत्र में रहता है तो एशिया के दक्षिणी भाग में वायु दाब उच्च रहता है। जब आपका वायु दाब क्या होगा, उच्च होगा, तो जो वायुमंडल के अंदर जो हवाएं चलती हैं, हवाएं किस ओर से किस ओर चलती हैं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। हवाएं, पवनें हमेशा किस ओर से किस ओर चलती हैं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं, जिससे क्या होगा, आपके किस क्षेत्र में वर्षा होगी। जैसे जब हवाएं क्या होती हैं, आपके उच्च वायु दाब, जो आपका उच्च वायु दाब कहाँ बना था, आपके हिंद महासागरीय एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में वायु दाब उच्च रहता है, जिसमें हिंद महासागरीय भागों में वायु दाब उच्च रहता है। कौन से क्षेत्रों में रहेगा वायु दाब उच्च, आपके हिंद महासागरीय। यानी कि देखो, वर्षा ऋतु को समझने के लिए सबसे पहले आपका क्या होगा, जब सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वायु दाब तो क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है, और तापमान क्या हो जाता है, आपका अधिक हो जाता है। तो इस क्षेत्र में जैसे ही आपकी वर्षा ऋतु का प्रवाह जो होता है, वो कैसे आएगा कि हवाएं किस ओर से किस ओर चलती है, आपकी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं हवाएं हमेशा। तो आपकी उच्च वायु दाब कहाँ पे था, हिंद महासागर में।
तो हिंद महासागर से जो हवाएं उठेंगी वो किस ओर जाएंगी, आपकी उत्तरी भाग की ओर निम्न वायुदाब के अंदर जाएंगी। जो निम्न वायुदाब कहाँ पे है, आपका मध्य एशिया के अंदर, जिसमें वायुदाब मध्य एशिया में न्यून पाया जाता है। और इसी के साथ साथ आपके पंजाब के अंदर क्या है, सबसे कम क्या होता है, आपका न्यून वायुदाब का प्रभाव है, पंजाब के अंदर सबसे कम देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ आपका हिंद महासागर के अंदर उच्च वायुदाब है वो अधिक देखने को मिलता है। तो एशिया के उत्तरी भाग में आर्कटिक महासागर पर उच्च वायुदाब केंद्र है स्थापित हो जाता है। दूसरा कहाँ पे स्थापित होता है उच्च वायुदाब, क्योंकि तापमान क्या है, आर्कटिक सागर में तापमान कम है जिसके कारण वहां पे बर्फ जमी है। तो आर्कटिक महासागरीय क्षेत्र के अंदर भी वायुदाब कैसा होगा, आपका उच्च पाया जाएगा। अब क्या करते हैं, आपकी दूसरा जो कारण है वायु की दशाएं, क्रम वाइज चल रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। पहला मैंने आपको तापमान समझाया, फिर आपको वायुदाब समझा रही हूँ। अब वायु की दशाएं कि वायु की, तीसरा है वायु की दशाएं। देखो वायु की दशाएं कैसे होंगी, किस ओर से किस ओर चलेंगी। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं भीषण गर्मी के कारण उत्पन्न मध्य एशिया एवं दक्षिणी पश्चिमी एशिया में निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र से हवाएं गर्म एवं हल्की होकर ऊपर उठती हैं। इनकी पूर्ति के लिए उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में हवाएं चलना प्रारंभ हो जाती हैं। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपीय स्थल के निम्न वायुदाब के केंद्र में सामुद्रिक उच्च वायुदाब केंद्र की ओर सामुद्रिक उच्च दाब केंद्रों से हवाएं चलना प्रारंभ हो जाती हैं। इस समय दो हवाएं हैं वो महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जो दक्षिणी एशिया से चलने वाली हवाएं होती हैं वो क्या कहलाती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाती हैं। और हिंद महासागर से चलने वाली हवाएं हैं वो क्या है, आपकी हिंद महासागर की ओर चलती हैं। दूसरी आपकी पूर्वी एशिया से चलने वाली हवाएं हैं जो दक्षिणी पूर्वी मानसून कहलाती हैं। और यह सामान्यतः प्रशांत महासागर की ओर चलती हैं। चूंकि ये हवाएं मानसून के अनुसार चलती हैं इसलिए इन्हें मानसूनी हवाएं भी कहा जाता है। अब देखो समझिए कि मैंने आप लोगों को बताया कि मध्य एशिया के अंदर क्या हो जाता है, आपका निम्न वायुदाब है वो स्थापित होने के कारण हवाएं क्या हो जाती हैं, आपकी हल्की हो जाती हैं। और हल्की होकर क्या होती हैं, ऊपर उठना शुरू कर देती हैं। जब ये ऊपर उठना शुरू करती है तो इनकी हवाओं की पूर्ति करने के लिए उच्च वायुदाब से, हिंद महासागर से उच्च वायुदाब था और वो उच्च वायुदाब आपका क्या है, मध्य एशिया की ओर बढ़ता है। यानी कि जो निम्न वायुदाब के कारण हवाएं क्या हो गई थी, हल्की हो गई, जिसके कारण वो ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने लगती हैं, जिससे क्या है, इसकी पूर्ति करने के लिए उच्च वायुदाब जो कहाँ पे है, आपका हिंद महासागर के अंदर है। और हिंद महासागर से हवाएं चलना क्या कर देती हैं, प्रारंभ कर देती हैं, जिसके कारण मध्य एशियाई क्षेत्र के अंदर आपका निम्न वायुदाब था वहां पे क्या हो जाता है, उच्च वायुदाब। और उच्च वायुदाब के केंद्र है, हवाएं हैं वो चलने लग जाती हैं। और दो प्रकार की हवाएं हैं वो आपके सामने आती हैं। पहली आपकी दक्षिणी एशिया से चलने वाली हवाओं को दक्षिणी पश्चिमी एशिया का मानसून कहा जाता है। और उसी के साथ साथ आपकी सामान्य क्षेत्र की जो आपके हिंद महासागर की ओर से चली है। दूसरी आपकी पूर्वी एशिया से चलने वाली हवाएं होती हैं। चूंकि ये क्या है, हवाएं मानसून के अनुसार चलती हैं इसलिए इन्हें मानसूनी हवाएं भी कहा जाता है। तो अब बात कर लेती हूँ वायु की दशाओं में। भीषण ग्रीष्म ऋतु में
में अधिक तापमान के कारण पश्चिमी एशिया व मध्य एशिया से हवाएं निम्न वायुदाब के कारण हवाएं हल्की व गर्म होकर ऊपर उठती हैं, जिससे उच्च वायुदाब हिंद महासागर से हवाएं चलती हैं और मध्य एशिया वाले भागों में चलना शुरू करती हैं और इसे दो रूपों में बांटा जाता है। पहली आपकी कौन सी? पहली दक्षिणी पश्चिमी। प्रथम दक्षिणी पश्चिमी एशिया से चलने वाली हवाओं को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं और पूर्वी एशिया से चलने वाली हवाओं को पूर्वी एशिया से दक्षिणी पूर्वी मानसून कहते हैं। और ये हवाएं मानसून के अनुसार चलती हैं। ये सामान्यतः प्रशांत महासागर
से चलती हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर से चलती हैं। ये हवाएं मानसून के अनुसार, चूंकि ये हवाएं मानसून के अनुसार चलती हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी हवाएं भी कहते हैं। ये हवाएं के अनुसार चलती हैं, इसलिए इसे मानसूनी हवाएं भी कहते। अब देखो, इसको मैं शॉर्ट में समझाती हूँ आपको। सबसे पहले क्या होता है आपका, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो सूर्य है वो आपका कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। जैसे ही कर्क रेखा के ऊपर चमकता है तो आपका माह कौन सा होता है, अप्रैल का होता है। जब आपकी सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं तो क्या होगा, आपका सीधा चमकने से आपके भारत का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, पाकिस्तान का पूर्वी क्षेत्र, अरब क्षेत्र, इराक का मध्यवर्ती क्षेत्र, और इन क्षेत्रों के अंदर क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। तापमान तो क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, और वायु दाब क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। ये स्थिति बनती है। जब ये स्थिति बनती है तो इसके नीचे आपका क्या होता है, एशिया महाद्वीप, यानी कि भारत के नीचे आपका क्या है, हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर में क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा, तापमान तो वहां पे कम होगा और वायु दाब क्या होगा, वहां पे अधिक होगा। ये दोनों स्थितियां बन जाती हैं जब ग्रीष्म ऋतु आती है तब। तो ये जब दोनों स्थितियां बनती हैं तब क्या होता है आगे के, तो आपका मध्यवर्ती जो क्षेत्र है वहां पे क्या हो गया, आपका वायु दाब क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, और तापमान क्या हो रहा है, यहाँ पे अधिक हो रहा है। जिसके कारण ये जो आपकी हवाएं जो होती हैं, वायु तापमान अधिक होने के कारण ये हवाएं क्या हो जाती हैं, आपकी हल्की हो जाती हैं, और हल्की होकर क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। जब ये ऊपर उठना शुरू कर देती हैं तो आपके हिंद महासागर से क्या होती है, हवाओं की एक विशेषता होती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ये बढ़ती हैं या चलती हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, तो उच्च वायुदाब कहाँ था, आपका हिंद महासागर में। जब ये हिंद महासागर से हवाएं किस ओर जाएंगी, हिंद महासागर में उच्च वायुदाब था, और मध्यवर्ती क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में, एशिया के पश्चिमी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र में क्या था, आपका जो तापमान कैसा, वायुदाब निम्न था। निम्न होने के कारण हवाएं हल्की हो गई, हल्की होकर उठने लग गई, जिसके कारण इनकी पूर्ति करने के लिए हिंद महासागर से क्या चला, आपकी हवाएं चली, और इनकी पूर्ति करने के कारण इस क्षेत्र के अंदर क्या हो जाता है, आपका मानसून की स्थिति है वो पैदा हो जाती है। तो आपके दक्षिणी भाग से, जब दक्षिणी पश्चिमी भाग से मानसून जब उठता है तो जैसे आपका हिंद महासागर, तो इसे हिंद महासागर का दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। और यही मानसून जब क्या होता है, प्रशांत महासागर के अंदर उठता है, प्रशांत महासागर से हवाएं जब आती हैं इसकी पूर्ति करने के लिए मानसून की, तो ये क्या कहलाता है, आपका दक्षिणी पूर्वी मानसून जो प्रशांत महासागर से चलता है। और ये मानसून का कौन सा कहलाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या इसे क्या है, मानसूनी हवाओं के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपके मानसून की प्राप्ति है वो होती है, और इस रूप के अंदर क्या है, मानसून की हवाएं हैं वो चलती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।